Hello all, I welcome you all to the first lecture of geography for class 9th. The topic is change of the earth's surface. ठीक है, हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है इट इज़ चेंज ऑफ द अर्थ्स सरफेस. सो बेसिकली हमारा क्लास जो 9th का जोग्राफी है इट इज़ बेसिकली फिजिकल जोग्राफी. फिजिकल जोग्राफी व्हाट डज इट मीन्स व्हेन वी स्टडी द अर्थ एंड इट्स अर्थ को जब हम फिजिकल वर्ल्ड को जब हम स्टडी करते हैं दैट इज़ नोन एज द फिजिकल जोग्राफी. एंड ये टॉपिक्स जो है इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हमारा अर्थ हाउ डिड इट कम टू इफेक्ट, हमारा धरती कैसे बना ये हमें समझना होगा. हमें उसके फिजिकल फीचर्स को या फिर उसके रिलीफ के फीचर्स को समझना होगा. सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज चेंजिंग ऑफ अर्थ सरफेस. मतलब बिकॉज आर अर्थ इज जस्ट लाइक अस ह्यूमंस, हम क्या होते हैं, बड़े होते हैं, राइट. सो हमारा जो फीचर्स है वो चेंज होता है. वैसे ही हमारा धरती बिकॉज इट इज़ एन एवर ग्रोइंग एंटिटी, इसका भी जो सरफेस है वो चेंज होते रहता है. समटाइम इट क्रिएट्स समथिंग, समटाइम्स इट डिस्ट्रॉयज समथिंग. सो ये जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन है, इफ देयर इज क्रिएशन देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन इन इट. सो ये जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली चलते रहता है और वो कुछ ना कुछ ऐसे फिजिकल फीचर्स जो है वो बनाते रहता है. दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू रीड इन द टॉपिक. सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट लेक्चर. ऑलराइट, ओके. अगर इफ वी सी द इंट्रोडक्शन यू माइट हैव लर्नड इट इन your junior classes that the earth's surface is composed of continent, that we have continent and we have oceans also, right. The hydrosphere and the lithosphere. The hydrosphere is the place where we live and the lithosphere is the place where we live and hydrosphere is the place where there is water or where there is ocean. Hydrosphere जो है ये 71% of the area is covered with hydrosphere and remaining 29% of the surface area is covered with land. मतलब 71% पानी है, 29% land है. ठीक है. So क्योंकि इतना पानी है and from the space it appears to be what do we call it blue planet. From the space what we see is a blue colored planet and that is our home, which is our earth. So earth is blue planet because of 71% of water coverage. All right. In the continents, plains, plateau, hills, mountains, river valleys, desert, coastal plains are found to occur. So in the plain areas, in the landmass, आप जो ज़मीन देखते हैं अपने आसपास, so you might have seen mountains, you might have seen rivers, you might have seen deserts also, you might have seen plateaus also, you might have seen plain areas also, right. So बहुत सारे फीचर्स है हमें देखने को मिलते हैं. सिमिलरली ओशन जो है, जब हमारा जो समुंदर है ना, समुंदर क्लास 10th में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है. सो समुंदर के नीचे हम शायद क्लास 9th में भी पढ़ेंगे अब आने वाले चैप्टर्स में कि जो समुंदर है ना उसके नीचे भी बहुत सारे फीचर्स हैं. जैसे समुंदर के नीचे लॉन्ग चेन ऑफ माउंटेन्स है, वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे समुंदर के नीचे जो बहुत सारे ट्रेंचेस है, गड्ढे हैं, ठीक है, बहुत सारे पहाड़ है, वो सारी चीज़ें जो है हमें समुंदर के नीचे देखने को मिलता है. वेरियस साइजेस में ये अवेलेबल है. These features of the land and ocean bottom are the result of certain process operating through ages. ये जो बन रहा है या टूट रहा है, बिखर रहा है या फिर बन रहा है, फिर से बन रहा है, ये सब कुछ ना कुछ प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूसली बहुत सदियों से 13.9 मिलियन ईयर अगो से ये चलते हुए आ रहा है. ठीक है, 13.9 बिलियन ईयर अगो से ये चलते हुए आ रहा है. The process involved in the genesis of features, these features also get changed with the passage of time. ये जो features है, अर्थ के भी features जो है जैसे जैसे समय चेंज होता है अर्थ के features भी उसी टाइप से चेंज होते रहते हैं. It is to be noted that some of the process of or factors operating in the continents and the oceans are exogenic while others are endogenic. मतलब कुछ प्रोसेस है, some of them are exogenic and some of them are endogenic. मतलब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि जो ये चेंज हो रहा है यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा. अगर इस बोर्ड को अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, अगर मैं आई एम नॉट टचिंग इट, यहाँ पर आप कुछ लिख नहीं पाएंगे. जैसे ही मैं अपने स्टाइलस को यहाँ पर टच कर रही हूँ, आई एम एक्सर्टिंग सम फोर्स, आई एम एक्सर्टिंग सम प्रेशर एंड आई एम राइटिंग जियोग्राफी, राइट. मैं कुछ फोर्स लगा रही हूँ तभी तो ये चेंज आ रहा है कि नहीं. मैं कुछ फोर्स लगा रही हूँ तभी ये चेंज आ रहा है. बिना फोर्स के कुछ भी चेंज आना मुश्किल है. तो वैसे ही हमारे जो धरती है क्योंकि वो भी चेंज हो रहा है, देयर माइट बी सम फोर्सेस एंड दीज आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस. वन इज एक्सोजेनिक, अदर इज एंडोजेनिक.
एक्सोजेनिक फोर्सेस है जो बाहर लगते हैं, ठीक है। मैं यहां पर आपको समझाती हूँ। देयर आर टू फोर्सेस एट प्ले, वन इज एक्सोजेनिक, अदर इज एंडोजेनिक फोर्सेस। व्हाट इज एक्सोजेनिक? जो एक्सटीरियर से फोर्स लग रहा है, बाहर की ओर से लग रहा है, एक्सटीरियर, ठीक है, जैसे कि रेनफॉल, ठीक है। देन वी हैव जो स्नोफॉल है, रिवर्स है, देन व्हाट डू वी हैव रिवर्स, देन वी हैव विंड। ये सब कहाँ से लग रहा है? ये सब बाहर का है ना। बारिश तो जमीन के ऊपर ही होता है, बारिश तो जमीन के अंदर नहीं होता। स्नोफॉल जमीन के बाहर होता है, अंदर तो नहीं होता। रिवर जमीन के ऊपर फ्लो करता है, जमीन के अंदर भी फ्लो करता है, पर जमीन के ऊपर फ्लो करता है रिवर। और विंड जो है, हवा तो है, जमीन के ऊपर चलता है, राइट। कुछ फोर्सेस है एंडोजेनिक, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन है जो अंदर से हो रहा है, राइट। मैग्मा जो है वो तो जमीन के अंदर से आ रहा है। सिमिलरली वी हैव अर्थक्वेक। ये सब जो है ये एंडोजेनिक फोर्सेस है। एंडोजेनिक मींस इनसाइड, एंडो अंदर, ठीक है। एक्सोजेनिक मींस बाहर, आउटसाइड। समझ में आया होगा? दीज आर टू फोर्सेस, एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस देखिए क्या क्या है, सनशाइन है, विंड है, रेनफॉल है, रिवर है, ग्लेशियर्स है, सी वेव्स है। और एंडोजेनिक फैक्टर्स जो है जो इंटीरियर्स है, इंटीरियर्स में हो रहा है, ठीक है, जो लैंड को कुछ ना कुछ चेंज कर रहा है। जैसे अर्थक्वेक आए या फिर वॉल्केनिक एक्टिविटीज के कारण, प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण क्या है, जो कुछ चेंजेस आता है उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एंडोजेनिक फोर्सेस। जैसे अर्थक्वेक है, वॉल्केनोज है। व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक्स? प्लेट टेक्टोनिक्स मीन्स जैसे ये हमारा जो धरती है ना, वो कुछ ऐसे कुछ प्लेट्स पे बना हुआ है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे उन प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में भी। ऐसे हमारा जो धरती है ना, वो ऐसे प्लेट्स के ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है। ऐसे कुछ प्लेट्स है। अगर ये प्लेट्स को भी अगर हम फिर से आके समझते हैं, ठीक है, हमारा जो इस टाइप से लिथोस्फेयर है उसमें बहुत सारे लेयर्स है। जैसे ऊपर वाला पोर्शन है, ये तो हमारा एकदम सॉलिड पोर्शन है, ठीक है। हमारी जो धरती है, ऊपर जो हम क्रस्ट पे रहते हैं, वो इट इज़ वेरी सॉलिड। ये सॉलिड पोर्शन को हम कहते हैं क्रस्ट, ठीक है। जहाँ पर हम रहते हैं, हमारा लिथोस्फेयर इट इज सॉलिड, तो वो क्रस्ट है, ठीक है, सॉलिड पोर्शन है। देन वी हैव अ सेमी लिक्विड या फिर एक मोल्टन स्टेट में है, उसको हम कहते हैं मैग्मा, ठीक है। हम कहते हैं मैग्मा, या फिर मेंटल का लेयर है, इसको हम कहते हैं मेंटल का लेयर, ठीक है। जैसे आप धरती के अंदर अंदर जाते रहेंगे, पहले आपको सॉलिड लेयर देखने को मिलेगा, उसको हम कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट के अंदर आता है एक मोल्टन मैग्मा, जहां से लावा निकलता है, वो क्या है, मोल्टन स्टेट में रहता है, सेमी लिक्विड टाइप का लेयर है, उसको हम कहते हैं मेंटल का लेयर। और अंदर के लेयर को हम कहते हैं कोर। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये तीनों के बारे में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा इन योर जूनियर क्लासेस। तो ये जो मेंटल है ना, मेंटल के जो ऊपर वाला लेयर है, यहाँ पर एक प्लास्टिक सा सब्सटेंस है, प्लास्टिक की टाइप, एक प्लास्टिक की लेयर है, एक सेमी मोल्टन टाइप लेयर है। सेमी मोल्टन मतलब पूरा पानी भी नहीं पिघला हुआ है, मतलब लावा। हाउ डू वी सी इट इज नॉट सॉलिड ऑल्सो, इट इज नॉट प्रॉपर लिक्विड ऑल्सो, राइट। सो एक सेमी मोल्टन स्टेज में रहता है। सो उस लेयर को हम कहते हैं मैग्मेटिक लेयर, या फिर मैग्मा का लेयर होता है। सो वो मैग्मा का लेयर हमें कहाँ मिलता है, मेंटल। अब देखिए, अब ये जो मेंटल का लेयर है ना, ये जो मैग्मा का लेयर है, उसी के ऊपर हमारे कुछ ऐसे प्लेट्स है, ठीक है। हमारे ऐसे कुछ प्लेट्स है जो इसके ऊपर मूव करते थे। अब इमेजिन करिए, अगर एक जैसे हमारे घर में कप और सॉसर में होता है ना, तो अगर आपको मैंने कहा कि ये जो सॉसर है, ये प्लेट है, उसको आप क्या कर दीजिए, एक पानी के बकेट के ऊपर रख दीजिए। आप जब आपने उस प्लेट को जब आपने पानी के बकेट के ऊपर रखा, तो आप देखेंगे कि वो प्लेट जो है वो धीरे धीरे मूव करता है विद दी वाटर, राइट। सो वो जो जैसे ही वाटर के साथ मूव करता है, तो आपको देखने को मिलेगा कि वो बहुत सारे डायरेक्शन में मूव करता है। सिमिलर प्रोसेस से हमारे धरती के अंदर भी ये जो प्लेट्स है, वो क्या करते हैं, उसी मोल्टन स्टेट के ऊपर इस तरीके से मूव करते हैं, या फिर वो इस तरीके से हिलते रहते हैं, ठीक है। दे आर नॉट स्टेबल इनफ, क्योंकि स्टेबल कब होगा, जब एक सॉलिड चीज स्टेबल है, राइट। ये एक सॉलिड चीज है, इट इज स्टेबल। पर अगर वही लिक्विड हो जाए, इट इज नॉट वेरी स्टेबल, एकदम 100% नॉन स्टेबल, अनस्टेबल भी नहीं है, और 100% स्टेबल भी नहीं है, इट इज इन दी समवेयर इन दी मिडिल। तो उसके कारण जो है, आप देखिए यहाँ पर क्या है, अंदर हमने क्या समझा, एक प्लास्टिक की लेयर है, एक मोल्टन का लेयर है, और उसके ऊपर हमारे प्लेट्स ऐसे बसे हुए हैं। दैट मीन्स कभी ना कभी तो ये आपस में टकराएंगे। जैसे ही ये आपस में टकरा गए, कभी ये इससे टकराएगा, कभी ये इससे टकराएगा, कभी ये इससे टकराएगा, कभी ये इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, या फिर इससे टकराएगा, या फिर इससे टकराएगा, कुछ भी हो सकता है। ये इससे टकरा सकता है, ये इससे टकरा सकता है, एनी पॉसिबिलिटी, कुछ भी
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल। तो ये जैसे ही एक दूसरे से टकराते हैं एक सडन ट्रेमर हमें फील होता है। क्या फील होता है? एक ट्रेमर फील होता है, एक सडन जॉल्ट, एक शेक हमें महसूस होता है। व्हाट इज दिस शेक? दिस शेक इज नथिंग बट योर अर्थक्वेक। अंडरस्टूड? क्लियर? हैव आई मेड सेंस टू यू? जैसे ये दो प्लेट्स आपस में टकराएंगे, देयर विल बी सम वाइब्रेशंस, देयर विल बी सम ट्रेमर्स, देयर विल बी सडन शेक, एंड दैट शेक इज earthquake. And this theory, my friends, these plates when they come and collide together, this theory is nothing but your plate tectonics. Have I made sense to you guys? यहाँ पर ये सेम बात लिखी हुई है कि प्लेट टेक्टोनिक्स जो है ये एंडोजेनिक इवेंट होता है, जिसके कारण जब दो प्लेट टकराते हैं उसको प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं, एंड ये कॉज करता है अर्थक्वेक को भी एंड वॉल्केनिक इरप्शंस को भी। क्लियर? सो अब ये प्लेट टेक्टोनिक्स जो है, ये प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? सो ये प्लेट जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर प्लेट्स हैं, ठीक है। ये हमारे धरती को फॉर्म करता है, हमारा जो कॉन्टिनेंट है उसको फॉर्म करता है। विच आर दीज मेजर प्लेट्स? आपको याद रखना होगा। फर्स्ट इज दिस पैसिफिक प्लेट, जिस प्लेट के ऊपर हमारा पैसिफिक ओशन है, दिस इज आर पैसिफिक प्लेट। देन वी हैव यूरेशियन प्लेट, ठीक है, यूरोप जिस पे बना हुआ है दैट इज आर यूरेशियन प्लेट, ठीक है। देन वी हैव इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यहाँ पर जहाँ पर हमारा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है वो हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। देन वी हैव दिस बिग प्लेट, दिस इज द साउथ अमेरिकन प्लेट। देन नीचे में वी हैव वन एंटार्क्टिक प्लेट। वी हैव 7 मेजर प्लेट्स, ठीक है। देन वी हैव द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। एंड देन वी हैव द अफ्रीकन प्लेट, और ये यूरेशियन प्लेट तो वहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। सो ये हमारे 7 है। दैट इज फर्स्ट इज द यूरेशियन प्लेट 1, we have the Indo-Australian plate 2, then we have the we have the Pacific plate 3, then we have the North American plate 4, then we have the South American plate 5, then we have this Antarctic plate 6, and lastly we have the African plate. These are the 7 major plates that we have, ठीक है। आपको ये याद रखना है that we have 7 major plates and न्यूमरस माइनर प्लेट्स, जैसे फिलीपीन प्लेट्स है, फिजी प्लेट्स है, नास्का प्लेट है, कोकोस प्लेट है, स्कॉटिया प्लेट्स है, बहुत सारे प्लेट्स है छोटे छोटे, बट 7 मेजर प्लेट्स है। ये आपको मेंशन करना है इन योर एग्जामिनेशन इफ क्वेश्चन कम्स, ठीक है। एक्सोजेनिक फैक्टर्स पहले हम समझते हैं, ठीक है। एक्सोजेनिक फैक्टर्स वो है जो बाहर सरफेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उन फैक्टर्स को हम एक्सोजेनिक फैक्टर्स कहते हैं। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट 5 फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे वी वुड स्टडी अबाउट रिवर्स, देन वी वुड स्टडी अबाउट सी वेव्स, विंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो वेव्स है, पहले हम एक्सोजेनिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो बाहर सरफेस के ऊपर काम कर रहे हैं, सरफेस के ऊपर जो है ये इफेक्ट ला रहे, ठीक है। सो दिस इज द एक्सोजेनिक फैक्टर्स, ठीक है। सो हम ग्लेशियर के बारे में पढ़ेंगे, रिवर के बारे में पढ़ेंगे, तो एक एक करके सारे एक्सोजेनिक फैक्टर्स के बारे में देखते हैं। सी दिस इज योर ग्लेशियर, हिमालय जो है ये ग्लेशियर से इस तरीके से काटते हुए आ रहा है। तो ये हिमालय जो है ये हिमालयन लैंड है और उसको ये ग्लेशियर जो है काटते हुए आ रही है। सो ये क्या कर रही है? ये हिमालय को काट रही है, दैट मीन्स इट इज डिस्ट्रॉइंग। लेकिन यहाँ आकर अगर वो जमा हो जाती है, अगर कुछ इस टाइप का एक ग्लेशियर बना देती है, ग्लेशियर माउंटेन बना देती है, तो ये एक माउंटेन भी तो बना रही है ना, तो ये एक साथ में डिस्ट्रॉय भी कर रही है और कुछ ना कुछ क्रिएट भी कर रही है। दैट मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड दैट क्रिएशन will always lead to destruction, और अगर डिस्ट्रक्शन है दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रिएशन हो रहा है। दिस इज द साइकिल, दिस इज, ये सेम चीज आप हर जगह पढ़ेंगे, साइंस में पढ़ेंगे, फिलोसफी में पढ़ेंगे कि ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। सेम चीज है यहाँ ज्योग्राफी पे भी, सेम चीज है दैट अगर क्रिएशन है तो डिस्ट्रक्शन कहीं हो रहा होगा, कहीं डिस्ट्रक्शन है दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भाई क्रिएट हो रहा होगा। This is the beauty. This is the beauty of this subject. Clear? कुछ देखते हैं अभी धीरे धीरे। फर्स्ट हम समझेंगे वर्क ऑफ रिवर, ठीक है। पहले हम वर्क ऑफ रिवर के बारे में पढ़ेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा, यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है यहां पर आएगा। पहले हम नदी को समझते हैं, ठीक है। नदी को समझेंगे हम, यहाँ पे रिवर समझेंगे, हम यहाँ पे सी वेव समझेंगे, एक एक करके। सबसे पहला एक्सोजेनिक फैक्टर है हमारे लिए रिवर, ठीक है। मेक योर नोट, लिखिए रिवर इन योर नोटबुक, लिखिए रिवर इन योर नोटबुक, ठीक है। तो देखिए नदी के मामलों में हमारा देश तो है सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाता है, क्योंकि वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिवर, ठीक है। हमारा देश जो है कहीं से भी पीछे नहीं है। वी हैव न्यूमरस रिवर्स, वी हैव ब्रह्मपुत्र, वी हैव इंडस, वी हैव गंगा, वी हैव गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यू नेम इट, वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिवर्स। तो रिवर्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट
रोल प्ले करता है, ठीक है। सो वी हैव ब्रह्मपुत्र रिवर। देखिए जो यहाँ से चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक जगह मिलेगा, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से ये आके बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल रहा है, बांग्लादेश में जाकर, बांग्लादेश से होकर ये बे ऑफ बंगाल में चले जा रहा है। देन वी हैव रिवर गंगा जो गंगोत्री ग्लेशियर से आ रहा है और ये भी जाके बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाता है। तो रिवर जो है ये सबसे पहला हमें पढ़ना होगा, ये हमारा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है। जो व्हाट इज बेसिन, व्हाट इज अ बेसिन, बेसिन क्या है, ये जो वर्ड बेसिन है क्या, ये वॉश बेसिन नहीं है हाँ हमारे घर का, इट इज बेसिन, रिवर बेसिन। व्हाट इज रिवर बेसिन, जब रिवर, एक सेकंड यहाँ बताती हूँ, एक रिवर है इस तरीके से फ्लो कर रही है, अब ये रिवर के साथ कुछ ना कुछ छोटी बड़ी रिवर्स आ रही होगी, जैसे इन द केस ऑफ ब्रह्मपुत्र देयर इज वन रिवर नोन एज सुबनसिरी, ठीक है, जैसे एक रिवर है, अगर हम ऐसे ड्रॉ करें, ठीक है, ये हिमालय यहाँ से आ रहा है, ऐसे करके वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिल रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, हमारा तिब्बत है, तिब्बत के बाद ये इंडिया में एंटर करती है, देन इट गोज टू बे ऑफ बंगाल, राइट, इस टाइप से होता है, BOB लिख देते हैं बे ऑफ बंगाल को, है ना। तो अब जैसे ये रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है, यहाँ से एक रिवर है जो कि तिब्बत से आ रही है अगेन, ये रिवर का नाम क्या है, रिवर का नाम है सुबनसिरी, सुबनसिरी। कोई एक रिवर है, लेट्स से यहाँ नीचे से आ रही है एक रिवर, उसका नाम है कोपिली। एक रिवर है यहाँ ऊपर से आ रहा है भूटान से, उसका नाम है मानस। तो ये जाके अल्टीमेटली ये बड़े रिवर पे मिल रही है। बड़े रिवर कौन सी है, बड़ा रिवर इज ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र से जाके मिल जा रही है। मतलब ये छोटी बड़ी रिवर्स जो इसको साथ जाके मिल रही है, ठीक है, इसके साथ जाके मिल रही है, ये सब इसके बेसिन का फॉर्मेशन करती है। मतलब ये मेन रिवर तो है ही, लेकिन मेन रिवर के साथ जो छोटी बड़ी जितनी भी रिवर्स आके मिल रही है वो सब क्या बनाती है, अल्टीमेटली दे फॉर्म अ रिवर बेसिन, ठीक है। ये सब क्या फॉर्म कर रही है, ये सारे मिलके रिवर बेसिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो मीन्स रिवर के साथ साथ जो छोटी बड़ी रिवर्स जो है आके मिल रही है वो सब क्या फॉर्म करते हैं, रिवर बेसिन जो है इसका रिवर बेसिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं कि वाटर रिसोर्सेज जो है ये अगर आप देखें जनरली यहाँ पर रिवर जो है, रिवर का बेसिन एरिया जो है बहुत लार्ज होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, वो एक रिवर जो है वो तिब्बत से आ रही है, अब एक रिवर है मानस है जो भूटान से आ रही है, एक रिवर है सुबनसिरी जो खुद तिब्बत से आ रही है। तो इसका एरिया जो है रिवर बेसिन का एरिया बहुत लार्ज होता है, कभी कभी 2-3 देशों के मिलाकर भी एक रिवर का बेसिन बनता है। जैसे इन दिस केस ब्रह्मपुत्र के केस में भी रिवर का बेसिन बहुत बड़ा है, ठीक है। गंगा मैया के केस में क्या है, गंगा मैया बहुत सारी नदियां जो है नेपाल से भी आ रही है। तो ऐसे टाइप के बहुत रिवर बेसिन जो है, बेसिकली आपको इतना समझना है रिवर का बेसिन बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा लार्ज होता है, ठीक है। अब देखिए रिवर जो है जनरली 3 काम करती है, रिवर का 3 काम होता है। रिवर आप खुद इमेजिन करिए, ठीक है, एक रिवर है उसका क्या 3 काम होगा। सबसे पहले वो करती है इरोशन, सेकेंड करती है वो ट्रांसपोर्टेशन, एंड थर्ड वर्क ऑफ रिवर इज डिपोजिशन। अब ये तीनों क्या है एक एक करके समझते हैं। इरोशन क्या है, जब इरोशन क्या होता है, इरोशन होता है जब एक लेयर को हम रिमूव कर देते हैं, उठा देते हैं वहां से, इरोड कर देना, ठीक है। तो पहला काम क्या करती है रिवर जो है, जहां से वो फ्लो कर रही होगी वहां से कुछ ना कुछ उठाते हुए चलेगी, पानी है अपने साथ लेके चलेगी, ठीक है। सो इरोशन होता है जब हम किसी चीज को फ्रॉम वन प्लेस उसको उठा दे, उसके घर से हम उठा देते हैं, ठीक है। लेट्स से ये कुछ पत्थर है या फिर कुछ कंकड़ है, कुछ रेत है, रिवर क्या करेगी, रिवर ऐसे फ्लो करके आएगी, इसको अपने साथ मिला लेगी। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब वो जो ये सेडिमेंट्स है, ये जो पत्थर कंकड़ है उसको अपने साथ लेके जा रही है, और कहीं ना कहीं अगर लेकर जा रही है कहीं ना कहीं उसको छोड़ेगी भी, जहां पर वो उसको छोड़ेगी, जहां पर उसको डिपॉजिट करेगी, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिपोजिशन कहेंगे। सो इरोजन इज व्हेन समथिंग गेट्स इरोडेड। अगर आपने किसी एक लेयर को रिमूव कर दिया, ये पत्थर है, ये बालू कंकड़ है, इसको रिवर ने यहां से उठा लिया है, ठीक है। लेट्स से कि अगर गुवाहाटी में थोड़ा बहुत बालू हमने रख दिया, एंड ब्रह्मपुत्र क्या करेगा, बालू को गुवाहाटी से उठा के ले जाएगा। अभी वो बिल्कुल पांडू होके, देन आगे बढ़ के, देन नौलबारी क्रॉस करके, बोंगाईगांव क्रॉस करके, धुबरी मानकाछार तक पहुंच गई। अब इसको ये कहीं ना ये बालू को क्या किया, उसने बालू को गुवाहाटी से उठाकर ट्रांसपोर्ट किया ना, फ्रॉम पांडू गए, देन नौलबारी, बोंगाईगांव, ये सारा एरियाज को उन्होंने क्रॉस किया, धुबरी को क्रॉस किया। ये क्या हो रहा है, क्रॉस जब वो कर रही है तो वो बालू को क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है।
और ट्रांसपोर्ट करने के बाद वो क्या करेगी, कहीं ना कहीं तो उसको छोड़ना होगा, अभी उसको समुद्र में तो लेके नहीं जा सकती, कहीं ना कहीं उसको डिपॉजिट करना होगा, तो वो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिपॉजिशन, कि भाई हमने डिपॉजिट कर दिया। सो इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। सो इरोजन हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इरोजन क्या है, व्हेन द रिवर फ्लोज फ्रॉम डाउन फ्रॉम हाई लैंड इट नेचुरली इरोड्स द सरफेस ऑफ द बेसिन। तो आप समझिए कि अगर पहले हम इरोजन के बारे में, फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर नदी जो है एक वाटरफॉल के रूप में ऐसे आ रही है बह के, ठीक है, ऐसे करके जो है रिवर जो है एक वाटरफॉल के रूप में इस तरीके से बह रही है, तो ये क्या है, ऊपर से नीचे तक आएगी ना, उसका एनर्जी बहुत है, यहाँ पे एनर्जी का कर्व बहुत है, तो वो क्या करेगी, नेचुरली जो नीचे का एरिया है ना, वहां से क्या करेगी, बहुत सारा इरोजन करेगी, मतलब उठा लेगी, ठीक है, उठा के वो कहीं और ले जाने के लिए तैयारी शुरू कर देगी, ठीक है। सो जब नेचुरली क्या करते हैं, रिवर जो है उसके पास बहुत पावर है, ठीक है, बहुत पावर है, बहुत तेज है, ठीक है। आप समझिए रिवर अभी बहुत यंग है, और जब हम यंग होते हैं तब हम क्या करते हैं कि भाई हमारे अंदर बहुत एनर्जी होता है, हम पढ़ाई भी करेंगे, हम शाम को खेलेंगे भी, कूदेंगे भी, रात भर मस्ती करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी करेंगे, और बहुत एनर्जी होता है हम जब यंग होते हैं, राइट। सो यंग रिवर होती है, रिवर भी तो इस तरीके से यंग होती है ना, बहुत पावर है, काइनेटिक एनर्जी कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है। सो बहुत काइनेटिक, बहुत पोटेंशियल एनर्जी होने के कारण उसका इरोसिव पावर भी बहुत ज्यादा हाई होता है, इरोसिव पावर भी बहुत हाई होता है, बहुत एनर्जी होता है। तो वो क्या करती है, रिवर जो है उस क्या करती है, जितना भी बेसिन है उसमें पानी, जितने भी सेडिमेंट्स है उसको उठा लेती है, ठीक है, उठा के वो कहीं और ले जाती है। देखिए ब्रह्मपुत्र जो है यहाँ आपके सांगपो जो है, सांगपो नदी के नाम से इसको जाना जाता है इन तिब्बत में उसको सांगपो कहते हैं, इंडिया में आके वो ब्रह्मपुत्र बन जाती है, ठीक है। तो आप अभी के लिए उतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो आ रही है। आप समझिए यहां से जब ये नामचा बरवा क्रॉस करके आएगी, सोचिए यहां पर कितना पावर होगा कि पहाड़ से आ रही है, काट के आएगी, इतना पावरफुल होगी ये रिवर, ठीक है। तो ये जो पहाड़ से यहाँ पर आएगी, देखिए यहाँ पर जब वो डिब्रूगढ़ के पास, जो खोदिया के पास जब वो एंटर करेगी, तो इनके पास बहुत पावर होगा, है ना। तो ये धीरे 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 करके आगे बढ़ेंगे, और जैसे ही वो नीचे जाएंगे उनका पावर धीरे धीरे, रिवर का पावर जो है ये कम होते हुए रहेगा, ठीक है। सो ये है आपका जो है रिवर का जो इरोजन पावर है, उस समय बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। वो क्या करती है, रिवर जो है वो पानी को बहुत तेज बहा के ले जाती है, और बहुत सारा रिवर चैनल जो है वो क्रिएट कर देती है। व्हाट इज रिवर चैनल? रिवर चैनल देखा है, रिवर चैनल इज देन पाथ, ठीक है, पाथ है कि रास्ता जो है वो कैसे बना रही है, ठीक है। तो रिवर चैनल जो है वो पाथ है कि रिवर जो है, अच्छा यहाँ से तेजपुर जा रही है, तेजपुर से गुवाहाटी आ रही है, दिस इज द पाथ। तो ये जो पाथ है इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट रिवर चैनल, ठीक है। सो ये इरोजन में हमने क्या देखा, इरोजन में रिवर चैनल फॉर्म होता है, और क्या है, मटेरियल्स को बहुत ज्यादा बहुत तेज से वो खींच के अपने साथ ले जाती है। इस पावर को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट हाइड्रोलिक एक्शन। पानी के पास इतना पावर है कि वो एक पत्थर को यहाँ से उठा के वहां ले जाती है, ये क्या है, हाइड्रोलिक पावर है। रिवर का क्या है, हाइड्रोलिक पावर है, ठीक है, वी कॉल इट द हाइड्रोलिक पावर। और ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, रिवर जो है सैंड, मिट्टी, पत्थर, कंकड़ को अपने साथ ले जाती है। दिस इज द हाइड्रोलिक पावर ऑफ द रिवर, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए इरोजनल कैपेसिटी जो है, रिवर जो है जब रिवर जो है लेट्स से जब ऐसे प्लेन एरिया में आ जाते हैं, अब पहाड़ से वो नीचे उतर गई, ठीक है, अब वो पहाड़ से नीचे उतर के प्लेन एरियाज में आ रही है, पहाड़ से नीचे उतरने के बाद प्लेन एरियाज मिलेगा, तो उस समय जो है यहाँ पर क्या लिखा है कि पावर जो है रिवर का ये थोड़ा बहुत कम डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। क्या लिखा है, पढ़ते हैं, पढ़ने से हमें समझ में आ जाएगा। द इरोजनल कैपेसिटी ऑफ ए रिवर चेंजेस व्हेन इट एंटर्स प्लेन फ्रॉम अ स्टीप माउंटेन। जब एक ऐसे स्टीप माउंटेन से जब वो प्लेन एरिया में पहुंचेगी, तो ये जो रिवर है इसका इरोजनल पावर भी चेंज हो जाता है। इन द माउंटेनस रीजन द रिवर चैनल इज नैरो एंड डीप विथ हाई वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो आप समझिए रिवर से इस तरीके से अगर उसको उतरना है नीचे, तो उनके पास पावर ज्यादा लगेगा, और ये मतलब बहुत नैरो है, ठीक है, नैरो मतलब पतला है। आप समझिए कैसे एक वाटरफॉल बहुत पतला होता है, लेकिन अगर आप रिवर को, अगर आप गुवाहाटी के पास देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी को, कितना फैला हुआ है, ब्रॉड है, राइट। लेकिन जब वो पहाड़ से उतरेगी ना, तो उसका वो जो है ना, जितना वो नैरो रहेगी ना, उतना वो तेज फ्लो करेगी। अब आप समझिए कि नदी को तो बहुत तेज फ्लो करना है ना, उसको तो रास्तों को काटते हुए जाना है, पत्थरों को काटते हुए जाना है, तो नदी जो है वो बहुत ज्यादा नैरो हो जाती है। नैरो जितनी होगी तेज चलेगी, है ना, तो तेज चलने के कारण जो है उसके पास बहुत पावर रहता है। तो जब रिवर माउंटेन से उतरेगी तो उसके पास वो बहुत नैरो होंगी, बहुत पतला होगा, लेकिन जैसे वो प्लेन एरिया में आएगी वो बहुत ज्यादा वाइड हो जाएगी, ठीक है, वाइड हो जाएगी।
With the decline of slope towards the plain, the velocity decreases and the sediments transferred from the highland begins to be deposited. समझ में आ रहा है क्या कहा है यहाँ पर? यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे ही पहाड़ से वो प्लेन पे आ जाएगी तो उसका वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि अब तो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में तो रिवर धीरे धीरे फ्लो करेगी, राइट। जब आपने अगर एक ग्लास से ऐसे करके फेंका पानी को, एक ग्लास से दूसरे ग्लास में फेंका, आपने क्या देखा कि पानी बहुत तेज है, लेकिन जैसे ही पानी को आपने एक टेबल पे फैला दिया तो आप देखेंगे पानी धीरे धीरे मूव कर रही है। सिमिलर केस है एक माउंटेन पे और एक प्लेन एरिया पे। माउंटेन पे बहुत तेज फ्लो होगा और एक प्लेन एरिया पे वो धीरे धीरे उसका जो है स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। सो इस समय डिपोजिशन जो है ये धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब रिवर जो भी उन्होंने उस पहाड़ से पत्थर जितने रेत बालू जो भी कलेक्ट किया है उसको धीरे धीरे वो डिपॉजिट करते हुए जाएगी। अब डिपोजिशन जो है ये शुरू होने लगेगा, ठीक है। बाय इरोडिंग द बैंक्स द रिवर वाइडन्स द चैनल एंड कैरी वाटर डाउन। देखिए अब ये देखिए ये कुछ जमीन का हिस्सा है और ये नदी फ्लो कर रही है। अब नदी क्या कर रही है, ये जो मिट्टी है, इतना सारा मिट्टी को उसने काट दिया। अब ये मिट्टी क्या होगा, इस पानी में मिल जाएगा और पानी में मिल जाने के बाद वो कहीं और जाके इस मिट्टी को कहीं और डिपॉजिट कर देगी। तो डिपॉजिशन के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पोर्शन पे इरोजन हो रहा है। इस इरोजन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट बैंक इरोजन। क्या कहते हैं हम इसको, बैंक इरोजन। सो हम यहाँ पर वी विल लुकिंग एट बैंक इरोजन, राइट। सो बैंक इरोजन जो है क्या होता है, जब घाट जो है, रिवर जो है ये क्या करती है, यहाँ का जो घाट है उसको काट के कहीं और ले जाती है। तो ये क्या कर रही है, यहाँ पर से कुछ डिस्ट्रॉय कर रही है, कुछ ले जा रही है अपने साथ, कुछ इरोड कर रही है। इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट बैंक इरोजन, ठीक है। बैंक इरोजन जो है इसको हम बैंक इरोजन कहते हैं। अब क्या है, रिवर जो है समटाइम्स ये प्लेन एरियाज में क्या करती है, जिग जैग पैटर्न बनाती है। क्या बनाती है, जिग जैग पैटर्न। ये लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल, राइट। दिस इज कोलोराडो रिवर इन यूएसए में ऐसे कोलोराडो रिवर है, ऐसे बहुत सारे, झेलम रिवर भी है इंडिया में, बहुत सारे रिवर आपने देखा होगा समथिंग लाइक दिस पैटर्न, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस पैटर्न में मियांडर करती है। इसको ये जिगजैग कोर्स को, ये जो ऐसा जिगजैग कोर्स बन रहा है, इसी जिगजैग कोर्स को वी कॉल इट मियांडर, या फिर रिवर क्या कहती है इसको, मियांडर करती है, ठीक है, मियांडर करती है। इसको इस फिनोमिना को वी कॉल इट मियांडरिंग। अब देखिए समटाइम्स व्हाट हैपेंस इस तरीके से वो मियांडर करते हुए जा रही है, लाइक दिस इज द मियांडरिंग। अब ये मियांडर होते होते यहाँ पर क्या हुआ, ये रिवर ने क्या किया, धीरे से क्या किया, अपना कोर्स को ऐसे करके शिफ्ट कर लिया, ठीक है। नदी समटाइम्स, नदी बहुत वो है, ठीक है, कभी कभी क्या करती है नदी, थोड़ा चुपके से थोड़ा बदमाशी करती है, और वो क्या करती है, पहले में ए में अगर आप देखिए, ए में रिवर ऐसे फ्लो कर रही थी, ठीक है, ऐसे फ्लो कर रही थी, लेकिन व्हाट हैपेंड इज जब रिवर बी, ये जो लाइन बी है, ये बी जो है, इस तरीके से रिवर ने क्या किया, अपना कोर्स चेंज कर लिया। अब कोर्स चेंज करने के कारण क्या हुआ, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन जो है ये थोड़ा सा यहाँ से कट आउट हो गया, यहाँ पर भी कट आउट हो गया और यहाँ पर भी इस तरीके से कट आउट हो गए, ठीक है। ये जो कट आउट हो गए ये क्या हो गए, अब रिवर का नया कोर्स क्या है, रिवर का नया कोर्स है समथिंग लाइक दिस। रिवर जो है अब ऐसे करके फ्लो होने लगी, ठीक है, यहाँ से वो फ्लो होने लगी। ये दोनों जो है, ये हम इसको चेंज कर देते कलर, हम दूसरा ब्लू कलर ले लेते हैं ना। अब देखिए रिवर ने क्या किया, ये ब्लू मैंने जो ड्रॉ किया और ये जो ब्लू ड्रॉ किया, ये दोनों को रिवर अकेले छोड़ के चली गई। सो ये जो ब्लू पोर्शन है इस टाइप से, ये जो ब्लू पोर्शन है, ये जो ब्लू पोर्शन है, रिवर ने क्या किया, इन दोनों को अकेला छोड़ दिया, क्योंकि रिवर ने क्या किया, अपना कोर्स चेंज कर लिया। नदी जो जैसे पहले बह रही थी उसने अपना कोर्स चेंज कर लिया। इन दिस केस ये वाला पोर्शन भी अलग रह गया। तो जहां पर रिवर ने कोर्स चेंज किया वहां पर क्या हुआ, उसने अपना पोजीशन चेंज कर लिया, ठीक है। क्या हुआ, रिवर का पोजीशन चेंज हो गया। पोजीशन चेंज होने के कारण क्या हुआ, एक हॉर्स शू टाइप, पता है क्या होगा, थोड़े समय के बाद क्या होगा, ये जो जमीन है ना, ये भी कट जाएगा और ये रिवर ये जो छोटा सा यहाँ पर एक पोर्शन बन जाएगा, ऐसे ये कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, हम इस फिनोमिना को कहते हैं हॉर्स शू लेक, मतलब घोड़े के शू की तरह, या फिर इसको ऑक्सबो लेक भी कहते हैं, हॉर्स शू लेक भी कहते हैं, ठीक है। सो इन असम में बहुत बार ऐसा होता है, ब्रह्मपुत्र रिवर बहुत सारा ऐसा बील बना देती है कि पहले रिवर कहीं और से फ्लो कर रही थी और रिवर ने कोर्स चेंज कर लिया। अब इस केस में ऐसे सोच सकते हैं, एग्जाम्पल है, हाँ ये एग्जाम्पल है। What river is doing is, पहले वो रिवर यहाँ से ऐसे करके फ्लो कर रही थी, अब रिवर ने क्या किया, अपना कोर्स चेंज कर लिया। अब ऐसा हो सकता है ना कि इमेजिन करिए कि ये जो रिवर है, ये अब यहाँ से गोल घूम के ना जाते हुए वो क्या करने लगी, वो यहीं से चली गई, यहाँ आई ही नहीं,
ये गोल घुमा ही नहीं उन्होंने। अब ये तो अलग हो गया ना, ये तो अलग हो जाएगा ये पोर्शन। इसी पोर्शन को हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट हॉर्स शू लेक। और रिवर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर, बराक रिवर जो है ऐसा बहुत सारा हॉर्स शू लेक भी बनाती है। ठीक है, अब देखिए ये पिक्चर देखिए, यहाँ पर दीपोर बिल है, ये दीपोर बिल है। ठीक है, ये दीपोर बिल जो है हमारे आसाम में है। गुवाहाटी अगर आप आएंगे पक्का जाइएगा दीपोर बिल देखने, इतना सुंदर है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया जो है वो आती है, घूमती है। ये एक व्हाइट कलर में दिख रही होगी, दिस इज योर ग्रेट एडजुटेंट स्टॉक। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशनल और डिपोजिशनल फीचर ऑफ रिवर। रिवर का जो है ट्रांसपोर्टेशनल एंड डिपोजिशनल फीचर हम देखते हैं। रिवर जो है अपने साथ बहुत सो कुछ मिट्टी, हमने देखा ना अभी इरोजन, बैंक इरोजन में भी बहुत सारा मिट्टी अपने साथ ले जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, रिवर जो है बहुत सारी चीज़ जो है उसको डिपॉजिट करती है। अब रिवर जो है इस सेडिमेंट्स को जो डिपॉजिट करने वाली है, इनको बहुत सारे टाइप से लेके जाती है, डिफरेंट वेज में ले जाती है। कभी कभी वो पूरा एकदम घुला मिला मिट्टी जो है एकदम घुल जाता है पानी में, डिजॉल्व स्टेट होता है। कुछ होता है सस्पेंडेड स्टेट्स में होता है, कुछ होता है रोलिंग स्टेट में। ठीक है, तो ये कुछ स्टेट्स में वो ले जाती है। अब रिवर को क्या करती है, रिवर क्या करती है अपने साथ जो भी नदी में, अब वो डिपॉजिट, अभी आप समझिए अभी वो प्लेन में आ गई है, अभी अपनी मिट्टी को उन्होंने बहुत सारा काट लिया, अभी काटेगी तो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट भी करेगी ना। तो जहां पर वो डिपॉजिट करती है, जो वो बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स बनाती है। ठीक है, और जो वो अपने साथ कैरी करती है, जो भी अपने साथ वो कैरी करती है, कुछ ना कुछ लोड कैरी कर रही होगी, उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट बेड लोड। ठीक है, क्या करती है रिवर, जो अपने साथ जो ट्रांसपोर्ट कर रही होती है सामान, उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट बेड लोड। अब ये जो डिपोजिशनल फीचर्स है, जैसे सैंड बार बनाती है, फ्लड प्लेन बनाती है, नेचुरल लीवीज बनाती है एंड डेल्टास बनाती है। ठीक है, अभी एक एक करके सबको समझते हैं। फर्स्ट इज फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन या फिर प्लेन्स है। ठीक है, प्लेन्स है, या ये प्लेन्स कैसे बनता है, नदी जब फ्लो कर रही होती है अपने साथ, देखा ना मिट्टी काटते हुए ले जाइए, अब मिट्टी को कहीं ना कहीं जमा करती रहती है। बहुत सालों में वो धीरे धीरे करके मिट्टी जो है ऐसे क्या कहते हैं आपके, ऐसे जो बालू है, रेत है, पत्थर है, उनको क्या करती रहती है, वो धीरे धीरे जमा करती रहती है, कुछ एक प्लेन फॉर्मेशन करती है। उस टाइप के प्लेन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एलुवियल प्लेन। ये प्लीज याद रखिएगा, जब भी रिवर की बात हो, रिवर किस टाइप का प्लेन फॉर्म करता है, रिवर एलुवियल प्लेन का फॉर्मेशन करता है। इसको हम फ्लड प्लेन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, फ्लड के समय मिट्टी बहुत सारा जो है अपने साथ रिवर उठा के ले जाती है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र के केस में आपको पता ही होगा। तो ये क्या करते हैं, एक्सटेंसिव फ्लड प्लेन्स का फॉर्मेशन करती है। तो जैसे धेमाजी या फिर आपके लखीमपुर के आसपास से जहाँ जितना भी मिट्टी होता है ना, वो यहाँ पर गुवाहाटी और लोअर आसाम की तरफ जो है बहुत सारा डिपोजिशन करते रहती है। उस टाइप के जब फ्लड में जब डिपोजिशन होता है उसको हम कहते हैं फ्लड प्लेन्स। और जब रिवर अपने साथ कहीं और से कुछ ले आती है नॉर्मल समय में, उसको हम कहते हैं एलुवियल प्लेन। ठीक है, अब क्या होता है, सैंड बार्स भी कहीं कहीं फॉर्मेशन होता है। सेडिमेंट्स जो है वो ऐसे क्या करते हैं, रिवर जो है आपने देखा होगा, रिवर ऐसे फ्लो कर रही है अपने साथ जो है, ये थोड़ा ऐसे उखो जगह या फिर थोड़ा ऊंचा जगह अपने साथ ऐसे पहाड़ की तरह धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऐसे फॉर्म करने लगती है। थोड़ा ऊंचा जगह, रिवर नीचे फ्लो कर रही है, आपको साइड साइड में ऐसा ऊंचा जगह देखने को मिलेगा। दीज आर नोन एज सैंड बार्स। ठीक है, सैंड बार्स हम इसको कहते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि कभी कभी बहुत बड़े बड़े सैंड बार्स फॉर्म करने लगते हैं। जैसे हमारा रिवर आइलैंड है माजुली, ये क्या है, एक सैंड बार है। ठीक है, कि रिवर हमारे ब्रह्मपुत्र ने इतना जमा कर दिया कि एक आइलैंड ही बन गया, एक टापू बन गया। वो क्या है हमारा माजुली। वी हैव माजुली आइलैंड, देन वी हैव उमानंदा आइलैंड्स। तो ये सारे आइलैंड्स जो है ये क्या है, दीज आर काइंड ऑफ सैंड बार्स ओनली, जो ब्रह्मपुत्र रिवर ने बनाया है। ठीक है, तो बहुत सारे हैवी मटेरियल्स को, बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थरों को, रॉक्स को, सैंड्स को ये कैरी कर जाती है। ज्यादा समय तक वो कैरी नहीं कर पाती है। ठीक है, क्योंकि भारी होता है, नदी जो है वो फ्लो कर रही है लेकिन भारी होता है। तो समटाइम्स वो क्या करती है, बैंक्स में ही, बैंक क्या है अगेन, बैंक देख लीजिए, ये पिक्चर देखिए, दिस इज बैंक, रिवर बैंक, ये है बैंक। ठीक है, देखिए ये ऊंचा है ना, ये रिवर ने बहुत सालों में इसको जमा किया है। ये दिख रहा है इतना ऊंचा है, क्यों, क्योंकि नदी ने इसको सालों तक इसको जमा किया है। ठीक है, तभी इतना ऊंचा है। समझ में आया? तो ये जो धीरे धीरे क्या करती है, नदी जो है इरोजन भी करती है, साथ साथ ही डिपोजिशन भी करती है। ठीक है, सो ये डिपोजिशन करते करते ये क्या बनाती है, नेचुरल लीवीज बनाती है। ठीक है, नेचुरल लीवीज बनाती है। और लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट इज डेल्टा फॉर्मेशन। डेल्टा फॉर्मेशन जो है इरोजन डिपोजिशन फीचर है। ये क्या है, रिवर जब अब समुंदर से मिलने वाली होती है तो वो क्या बनाती है, एक ट्रायंगुलर शेप में एक फैन टाइप एक फॉर्मेशन करती है। इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट डेल्टा। अब ये डेल्टा जो है ये आखिर में एकदम लास्ट में बनाती है जब वो समुंदर से मिलने जा रही होती है। ठीक है, अगर आपको मैं फोटो दिखाऊं, दिस इज दी पिक्चर। ये देखिए नाइल रिवर का, देखिए ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा इस टाइप से, इस टाइप से। ये गंगा रिवर का है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में
ये ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, दिस इज डेल्टा, दिस इज डेल्टा फॉर्मेशन, ठीक है, दिस इज डेल्टा। ये डेल्टा कौन बनाता है? रिवर का डिपोजिशनल फीचर है। सो इरोजन में हमने देखा ना कि बहुत सारा इरोजन में क्या क्या हो रहा है, वेलोसिटी है, देन बैंक इरोजन कर रही है रिवर, ठीक है, सेडिमेंट्स इकट्ठा कर रही है, ये देखा हम लोगों ने। फिर डिपोजिशन में हमने क्या क्या देखा, डिपोजिशन में हमने देखा वी सॉ डेल्टास, देन वी सॉ क्या कहते हैं हमारा, जस्ट फॉरगेटिंग दैट नेम, नेचुरल लिवीज, पॉइंट बार्स बनाती है, सैंड बार्स बनाती है रिवर जो है, फ्लड प्लेन बनाती है, दीज आर डिपोजिशनल फीचर्स। और इरोजन में भी हमने देखा। सो दिस इज द डेल्टा क्रिएशन, ठीक है। अब हम लास्ट आज की क्लास के लिए वी विल सी वर्क ऑफ विंड। विंड क्या करता है, ठीक है, विंड जैसे नदी की तरह ही क्या है, विंड भी बहुत सारे एक्शन जो है वो करते रहता है, ठीक है। जैसे हवा जो है वो क्या करता है, बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन भी ये करता है। लेकिन विंड जो है सबसे ज्यादा आपको डेजर्ट में देखने को मिलेगा। हवा जो है वो क्या करते हैं, डेजर्ट में बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है। सो वहां पर ये सबसे ज्यादा काम जो है अपना, सबसे ज्यादा काम जो है ये डेजर्ट में करती है, ठीक है। एज वेजिटल कवर इज वेरी थिन इन डेजर्ट्स, विंड जो है सबसे अच्छा काम जो है ये डेजर्ट्स में करती है। क्या इसका क्या मतलब हुआ कि जो डेजर्ट में है ना, डेजर्ट में क्या है, जो हमारा जो वेजिटेशन है, या वेजिटेशन मतलब जो आपके वेजिटेशन इज लाइक योर व्हाट डू वी से, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, हाँ, जो हमारा पेड़ पौधा है इन योर डेजर्ट वो तो बहुत कम है ना, कैक्टस वगैरह ही है। तो क्योंकि इतना पेड़ पौधा नहीं है जो कि इसको स्टॉप करे हवा को, ये डेजर्ट लाइक कंडीशन में विंड सबसे ज़्यादा काम करता है। ये क्या करता है कि ये जो सैंड है, हवा जो है रेत को उड़ाते रहता है, ठीक है। रेत और डस्ट को जब वो उड़ाते रहता है, इसको हम कहते हैं डिफ्लेशन, ठीक है। मतलब यहाँ से रेत जो है, रेत उड़ा के कहीं और ले जा रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट डिफ्लेशन, ठीक है। और डिफ्लेशन जो है ये डस्ट स्टॉर्म्स लाता है। डेजर्ट्स में आपने देखा होगा ऐसे गोल 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 टॉर्नेडो बनते रहता है, वो ये डिफ्लेशन के कारण ही होता है, ठीक है। और ये सैंड जो है ये कभी कभी ऊंचे से नीचे तक भी आता है, ठीक है, ऊपर से नीचे, साइड बाय साइड, इस तरीके से हवा जहां उसको ले जाए सैंड को, सैंड अपने हवा के साथ उड़ते उड़ते कहीं ना कहीं वो चली जाती है, ठीक है। सो अगर हम देखें, ये देखिए, दिस इज अ सैंड ड्यून। अगर मैं इसको जूम करूं, क्या लिखा है, द सैंड एंड डस्ट transported through deflation and gets deposited in certain place। मतलब जैसे in this picture what is happening is, अगर यहाँ से कोई रेत है उसको उठा के हम यहाँ अगर ले आए तो क्या करें, सैंड यहाँ से मूव होके यहाँ आ रहा है। प्रोसेस क्या है, डिफ्लेशन। और डिफ्लेशन के कारण क्या बन रहा है, सैंड ड्यून्स बन रहा है, ठीक है। दिस पिक्चर इज नथिंग बट सैंड ड्यून, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो हिल्स बन रहा है ना, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक यहाँ पे हिल बन रहा है, यहाँ पर हिल बन रहा है, यहाँ पर ऐसे हिल बन रहा है। ये हिल्स क्या है, इन्हीं हिल्स को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट सैंड ड्यून्स, ठीक है। सैंड ड्यून्स जो है, हाइट जो है हर ड्यून का, हर ड्यून इज नथिंग बट वो जो आपका पहाड़ है, ये जो ड्यून्स होते हैं इनके हाइट्स जो है वो बहुत ज्यादा डिफर करते हैं, कहीं पे कहीं थोड़ा कम होता है, कहीं पे थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए इंसेलबर्ग क्या है, ठीक है, ये इंसेलबर्ग क्या है देखते हैं, थोड़ा जूम कर ले। Some other easily visible features and uniqueness to the desert environment. Most of such features are however features of erosional activities. यहाँ पर इरोजनल सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इरोजन जो है डेजर्ट में, इरोजन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब हवा जो है वो सबसे ज्यादा इरोजन करती है। अब ये क्या है, जैसे ऐसे कुछ बड़ा पत्थर है, ठीक है, ऐसे कुछ बड़ा पत्थर है। अब बड़ा पत्थर क्या है, हवा ऊपर वाला पोर्शन को, हवा तो सैंड को लेके ज्यादा ऊपर तो उड़ नहीं सकती, लेकिन जहां जहां उड़ती है ना वो ऐसे कटिंग कर देती है। देखिए ये दिख रहा है, ये पोर्शन ऐसे कुछ कटिंग टाइप लग रहा है कि मतलब ये एक्चुअली में इतना बड़ा पत्थर था, लेकिन हवा ने क्या किया, इसको यहाँ से काट दिया और यहाँ नीचे से भी काट दिया। दिख रहा होगा, ये इधर से कटिंग कर दिया, यहाँ से कटिंग कर दिया। इस कटिंग को हम क्या कहते हैं, ये कटिंग के, ये जो रॉक है इसको हम या तो इंसेलबर्ग कहते हैं या फिर कभी कभी हम इसको मशरूम रॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये रॉक्स क्या करते हैं, the speedy desert winds transports rocks and pebbles along with sands, ठीक है। मतलब रेत के साथ कभी कभी छोटे बड़े पत्थर भी ले जाती है और ये ट्रांसपोर्ट करते हैं हाई लोकेशन, मतलब कुछ कभी कभी क्या करते हैं, ऐसे बड़े बड़े पत्थर को ना ये काट देते हैं, ठीक है। इस टाइप के फ्रिक्शनल को, इस टाइप के फ्रिक्शन की, मतलब काट के जा रहे हैं, इस टाइप के फीचर को हम कहते हैं एब्रेशन, ठीक है। एब्रेशन क्या है, एब्रेशन ये एक फीचर है कि मतलब अगर मैं यहाँ पर अगर एक पत्थर से इसको रगड़ू, अगर मैं स्टाइलस को यहाँ से पत्थर से रगड़ू तो क्या होगा, यहाँ का कुछ एरिया जो है वो मिट जाएगा, खोई हो जाएगा ना, मतलब हट जाएगा।
तो ये क्या, अगर मैं इसको ऐसे करके पत्थर से अगर मैं इसको रगड़ना शुरू करूँ, अगर रगड़ू इस जो ये जो रगड़ रही हूँ इसको हम क्या कहेंगे, वी कॉल इट एबरेशन। ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं, एबरेशन। अब ये समझिए यहाँ पर रेत भी है, यहाँ पर छोटे बड़े पत्थर भी है, कंकड़ भी है, सो ये सब क्या है, दीज आर ऑल एबरेशन। ठीक है, और यहाँ पर फीचर्स लाइक इंसलबर्ग, यारदांग जो है यहाँ पर कॉमनली हमें देखने को मिलता है। दिस इज नथिंग बट इंसलबर्ग। ठीक है, दिस इज यारदांग। देखिए बड़ा पत्थर है, हवा चल रहा है यहाँ पे, और इसने क्या किया, ऐसे यारदांग्स क्रिएट किया, ऐसे मतलब बीच का जो गैप्स है ना, दिस आर यारदांग। ठीक है, द जर्मन टर्म इंसलबर्ग इज आइसोलेटेड आइलैंड माउंटेन। ठीक है, इंसलबर्ग का मतलब क्या है, देख आइलैंड की तरह नहीं, आइसोलेटेड है, एक बड़ा पत्थर बीच में कहीं से आइसोलेटेड है। ठीक है, सो दिस इज इंसलबर्ग। ये सब क्या है, ये यारदंग्स है। यारदंग क्या है, ये एक जियोमॉर्फिक फीचर्स है, जैसे ये ग्रूव्स है, देख रहे हैं, ये ग्रूव्स आपको दिख रहा होगा, ये एक पत्थर है, उसके बीच में एक छेद है, एक पत्थर है, ये पत्थर है, उसके बीच में एक ग्रूव्स है, दीज आर ग्रूव्स। ये इसी को, ये क्या है, यारदंग्स है। यारदंग्स ये ग्रूव्स है, और इंसलबर्ग क्या है, वो पत्थर के आसपास जो कटिंग हो रहा है, एक पत्थर जो है वो, ये कैसे बन रहा है, ये आपके विंड से बन रहा है। ठीक है, तो ये जैसे कि ये चाइना वगैरह एरिया में आपको बहुत देखने को मिलेगा, डेजर्ट वाले एरियाज में ये बहुत देखने को मिलता है। सो यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा, आज हमने इरोजन डिपोजिशन के बारे में समझा, रिवर्स कैसे एक्ट करता है, विंड कैसे एक्ट करता है। अभी हमारे ग्लेशियर बाकी है, हमें वेव्स के बारे में पढ़ना होगा, एंड देन चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा। वेट पूरे क्लास को देखना, समझ में आया तो डू लेट मी नो ऑल्सो। ओके, सो अच्छे से पढ़ाई करिए, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड वी विल मीट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेशन। थैंक यू सो मच।